अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारा कंपनी का क्वेश्चन है पहला। ओ लेवल कंपनी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ, वाई लिमिटेड फाइनेंशियल वाई लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर ऑन 1 जनवरी 2023, यानी साल के शुरू में उसके पास 800,000 थे ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर्स मैंने आपको पहले क्या होते हैं कि आप कितने शेयर्स अपने इशू करते हो। कितने शेयर्स आपने इशू किए हुए हैं? 800,000, यानी 8 लाख शेयर इशू किए हुए हैं। अब हर जो शेयर आप इशू करते हो ना, उसकी कोई ना कोई प्राइस भी होती है। $1 हो सकती है, $2 हो सकती है, $3 हो सकती है, कितनी है। तो उसने कहा कि हमने 800,000 ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हुए हैं $1 के, यानी उसकी एक शेयर की वैल्यू है $1, तो टोटल शेयर की वैल्यू हो जाएगी $800,000। इशूड एंड फुली पेड। 300,000 हमने शेयर इशू किए हुए हैं 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के साथ मैंने आपको बताया था कि जो इनका रिटर्न होता है ये हमेशा फिक्स्ड होता है, इनका डिविडेंड हमेशा फिक्स्ड होता है। तो हमेशा इनके साथ ही लिखा जाता है कि यार कितना इनका रिटर्न फिक्स्ड है, तो वो परसेंटेज हमेशा इनके साथ लिखेंगे। 5% प्रेफरेंस शेयर, 5% प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये है कि इन शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड है वो फिक्स है, वो 5% हमें मिलेगा। वो वाले शेयर्स कितने इशू किए हुए हैं? हमने 300,000 इशू किए हैं, और उनकी एक की वैल्यू कितनी है? 0.50। यानी कि आपने 5% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी वो वाले शेयर जिनके ऊपर आपने 5% डिविडेंड फिक्स पे करना है, वो आपने 300,000 के इशू किए हुए हैं, और उनकी एक की वैल्यू 0.50 है। रिटेन अर्निंग्स उसने कहा कि हमारी 62,000 है। रिटेन अर्निंग्स में फिर से रिपीट कर देते हैं कि बिजनेस के अंदर जो सारे डिविडेंड्स पे करके जनरल रिजर्व में चीज़ें ट्रांसफर करके जो इन पे पैसे रह जाते हैं, हम इनको रिटेन, जो हमने रिटेन कर लिए सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके जो री इन्वेस्टमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो रिटेन अर्निंग्स होते हैं। फिर हमने कहा जनरल रिजर्व हमारे 78,000 है साल के शुरू में। जनरल रिजर्व आपको वो एक फंड होता है जो आप इमरजेंसी के लिए साइड पे बना रहे होते हो। उसने प्रोवाइड किया ये इन्फॉर्मेशन। While Limited provided the following information: proposed final ordinary share dividend of 43,000 for the year ending 31 December 2022 was paid on 31 March 2023। अब इस क्वेश्चन को ना, एक चीज को ना बड़े आराम से समझना। मैं इधर देख लिख लेता हूँ। एक चीज होती है, एक चीज होती है प्रोपोज डिविडेंड, डिविडेंड। एक चीज होती है पेड डिविडेंड। पेड डिविडेंड का तो नाम से पता चल रहा है कि यार वो डिविडेंड जो आपने शेयर होल्डर्स को पे कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोपोज डिविडेंड क्या है। प्रोपोज स्पेशली आपने इसको समझना है, प्रोपोज का इंग्लिश में क्या मतलब होता है। प्रोपोज होता है सजेशन, एक आइडिया कि प्रपोज किया यार मैंने उसको, अभी कंफर्म कोई चीज नहीं हुई लेकिन मैंने एक प्रपोज किया, मैंने एक सजेशन दिया, मैंने सोचा इसके बारे में। कभी कभी होता है कि वो इसमें गेम खेलता है कि वो कहता है कि हमने इस साल डिविडेंड्स पे नहीं किए, हमने इस साल डिविडेंड्स प्रपोज किए। प्रपोज करने का मतलब है कि हमने इस साल सोचा है कि यार हम डिविडेंड दे देंगे, दिया नहीं, प्रपोज किया। अब अकाउंटिंग है ना, सजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अकाउंटिंग कहती है मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपने प्रपोज किए हैं डिविडेंड, सोचे हैं डिविडेंड देने का कि नहीं सोचा। अगर डायरेक्टर्स ने डिविडेंड्स प्रपोज किए तो वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, डिविडेंड्स तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो पेड होंगे, यानी प्रपोज डिविडेंड्स आर नेवर रिकॉर्डेड, दे आर इग्नोर्ड। ओनली पेड डिविडेंड्स आर रिकॉर्डेड। प्रपोज का तो वैसे ही मतलब होता है कि यार मैं इस साल बैठा हुआ हूँ, मैंने सोचा कि यार मैं 2026 में इतने डिविडेंड्स दूंगा, मैं प्रपोज कर रहा हूँ। तो मैं जब तक वो डिविडेंड्स पे नहीं कर देता मैं उनको रिपोर्ट नहीं करूंगा। मैंने इस साल प्रपोज किया 2025 में, तो मैं आज 2025 में वो डिविडेंड्स नहीं ले सकता। अब क्वेश्चन में उसने कहा कि प्रपोज फाइनल। अच्छा, इसी में हम आगे चले जाते हैं, एक और टर्म भी होती है वो भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं।
एक चीज होती है फाइनल डिविडेंड, फाइनल ईयर डिविडेंड, और एक चीज होती है इंटरिम। ये डिपेंड ये बताता है कि डिविडेंड पे कब किया। कभी कभी होता है कि हम 12 महीनों के एंड पे डिविडेंड पे करते हैं, और कभी कभी बिजनेस बहुत अच्छे प्रॉफिट से कमा रहा हो तो डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड भी पे कर देते हैं। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि साल के आगे जब होता है तब भी मतलब 6 महीने बाद भी डिविडेंड पे कर देते हैं। पूरे फाइनल ईयर डिविडेंड मतलब साल के एंड पे। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि 6 मंथ्स के बाद भी आपने डिविडेंड पे कर दिया, अभी हाफ ईयर की जरूरत डिविडेंड पे करनी है। अब इस क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में से समझना, ये कह रहा है प्रपोज्ड फाइनल शेयर डिविडेंड। कह रहा है कि जो आपने एक डिविडेंड प्रपोज किया था कितने का, $43,000। यहाँ तक तो सिंस ये प्रपोज्ड है तो दिमाग में यही आता है कि हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन इसने आगे थोड़ी सी गेम खेली। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, यानी कि 31 दिसंबर 2022 पे पापा खत्म हुआ था, उस साल में 2022 के ईयर में जो आपने डिविडेंड प्रपोज किया था, यानी कि हमने पिछले साल जो डिविडेंड प्रपोज किया था वो हमने फाइनली 31 मार्च 2023 को पे कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि 2022 में हमने सोचा था कि यार हम 2023 में जाके $43,000 का डिविडेंड पे करेंगे। 2022 के एंड तक तो वो एक प्रपोजल ही था, हमने कोई पे नहीं किया। पे तो हम करने 31 मार्च 2023 को। तो 2022 की बुक्स ऑफ अकाउंट में तो वो डिविडेंड रिकॉर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोपोज डिविडेंड नहीं रिकॉर्ड होता। लेकिन वो प्रोपोज डिविडेंड जो आपने 2022 के अंदर किया था वो फाइनली आपने 31 मार्च 2023 यानी कि 2023 के साल में पे कर दिया। यानी कि डिविडेंड प्रपोज आपने 2022 में किया था, लेकिन आप पे देखो कब कर रहे हो, 2023 में। तो हमें अकाउंटिंग कहती है कि हमारा सिर्फ पेड डिविडेंड के साथ ताल्लुक है। वो देखेगा कि हमने डिविडेंड को पे कब किया है, 2023 में, और ये हमारा साल 2023 का चल रहा है, लिहाजा हम इस डिविडेंड को रिकॉर्ड कर देंगे। क्वेश्चन ये है कि यार ये तो प्रपोज डिविडेंड, हाँ ये प्रपोज डिविडेंड था, इसकी वजह से इसको हमने 2022 में नहीं रिकॉर्ड किया। लेकिन फाइनली जिस साल में हमने इसको पे कर दी है, जो कि 2023 है, 31 मार्च 2023, अब हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये सिर्फ ये लिखा होता है ना कि हमने डिविडेंड प्रपोज किया है 2023 के अंदर, कोई ऐसा डिविडेंड हो जो मैं 2023 में प्रपोज किया तो वो हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड सिर्फ तब रिकॉर्ड होता है जब वो पे होता है, जिस मर्जी ईयर का हो। 2023 में ये डिविडेंड पे होगा तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। बाकी आपने डिविडेंड के प्रोसेस को समझना, पहले डिविडेंड प्रपोज होता है, फिर उस पर सोच विचार होता है, उस पर सजेशन आते हैं, शेयर होल्डर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, फिर अगले साल में पे होता है उससे थोड़ा ही ऊपर। पहले प्रपोज होता है फिर अगले साल यूजली पे होता है। फिर वो कह रहा है कि हमने इंटरिम ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड भी पे किया, यानी इंटरिम वाला भी पे किया। $40,000 का खुद कैलकुलेट करके बताता है 30 दिसंबर 2023। पहले हमने फुल ईयर पे किया 31 मार्च 2023 को, ठीक है, जो कि 43,000, फिर हमने इंटरिम पे किया। प्रॉफिट फॉर द ईयर साल के एंड पे हमने किया 1,26,000 बिफोर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। यानी कि हमने अभी तक इसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे नहीं किया, तो 5% है, तो ठीक है। साल के एंड में वो बताता है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 32,000 ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, यानी कि प्रॉफिट में से 32,000 हमारा चला जाएगा जनरल रिजर्व में। और उन्होंने एग्री किया एक फाइनल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड फॉर द ईयर ऑफ 6%। और उन्होंने एग्री किया है कि हम एक डिविडेंड पे करेंगे फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर द ईयर, और उसका रेट क्या होगा, 6%। अब हम लोग ने समझना इस वाली लाइन को, एग्री किया फाइनल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड फॉर द ईयर 6%। क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि यार दो तरह के डिविडेंड है, प्रोपोज डिविडेंड एक पेड डिविडेंड। प्रोपोज को हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो बेसिक सजेशन होता है, पेड को हम रिकॉर्ड करते हैं। इस लाइन के अंदर कहीं पे उसने लिखा हुआ कि मैंने एग्री किया है पे करने के लिए, या एग्री चाहे पे करने के लिए भी कर दी, चाहे मैंने पे एक्चुअल में किया डिविडेंड। अभी हमने सिर्फ एग्री किया है कि यार हाँ हम इतना डिविडेंड पे कर देंगे, क्या हमने पे किया, नहीं पे किया। एग्री करना इज ऑल्सो इक्वल टू प्रपोज डिविडेंड, कि हम प्रपोज किया है कि हम इतना डिविडेंड पे करते हैं। लेकिन आपने तब तक डिविडेंड को नहीं रिकॉर्ड, जब तक
आपको कंफर्म ना होगा कि आपने उसको पे नहीं किया है, उसका लफ्ज आप पेड लिखा आना जरूरी है। लिहाजा उसने इसमें नहीं लिखा हुआ, अभी सिर्फ एग्री किया, सिर्फ प्रपोज किया, तो हम डिविडेंड को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ऊपर वाले दोनों डिविडेंड्स में ये देखो पेड का लफ्ज था, पेड, पेड, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब ये क्वेश्चन आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ चार चीजें करनी है। तो सबसे पहले हमसे बनवाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऐसे बनती है कि इसका प्रॉपर पैटर्न होता है, इधर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है, यानी ऑर्डिनरी शेयर्स वाला आता है। यहाँ पे जनरल रिजर्व आते हैं, यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स आती हैं, यहाँ पे आपका टोटल आता है, यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है। इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपने लिखते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अगर हम ओपनिंग बैलेंस लिखे तो उसने कहा था कि हमने 800,000, ये नंबर ऑफ शेयर है, हमने इशू किए हुए हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, $1। अब हमने इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है। 800,000 शेयर्स है, एक शेयर की वैल्यू है $1, तो टोटल शेयर की वैल्यू कितनी होगी, $800,000। तो यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे $800,000। फॉर एग्जाम्पल अगर एक शेयर की वैल्यू $1 ना होती, $2 होती, और 800,000 ऑर्डिनरी शेयर होते, तो फिर हमारे पास आना था 16 लैक्स, फिर 16 लैक्स पर आना था, फिर हमें टू को मल्टीप्लाई करना था। उसके बाद हमारे पास आते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व उसने कहा हुआ है कि हमारे यहाँ 78,000, ठीक हो गया। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स आती हैं, वो है हमारी कितनी, 62,000। यहाँ पे हमने इन तीनों का टोटल लिखना होता है, वो भी हम साथ साथ ही कर लेते हैं। तो 800,000 में प्लस कर देते हैं 78,000, इसमें प्लस कर देते हैं 62,000। ये बन जाएगा 9,40,000। इसके बाद हम देखना शुरू करेंगे अब साल के दौरान हुआ है। सबसे पहली जो चीज़ आपको लिख लेनी चाहिए ना, वो तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हुआ था। इसका वैसे फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने। हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, प्रॉफिट फॉर द ईयर उसमें कहता था 1,46,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमेशा आपकी रिटेन अर्निंग्स में जाता है ऐसे। ये रिटेन अर्निंग्स का ताल्लुक ही प्रॉफिट से होता है। प्रॉफिट में से जब सारी छोटी छोटी चीजें निकाल दो, खर्चे निकाल दो, डिविडेंड्स निकाल दो, तो आपको बस रिटेन अर्निंग्स से जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ना, हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर रिकॉर्ड कर दी। अभी तक हमने कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आगे भी कॉपी पेस्ट ही चलता रहेगा। अब हम ये कर रखेंगे कि सबसे पहले इसको कर देते हैं ऊपर, क्योंकि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लिखनी है और जगह कम है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपने डिविडेंड्स। फॉर एग्जांपल हमने पहले एक डिविडेंड किया था फाइनल ईयर का, दो डिविडेंड्स पे किया हमने। फाइनल वाला इसको प्रपोज हमने पिछले साल किया था, लेकिन इस साल हमने फाइनल इसको पे कर दिया। कितना पे किया ये लिखा हुआ, $43,000, माइनस रिटेन अर्निंग में से ही होगा। बस दैट्स इट। उसके बाद उसने सेकंड लाइन में कहा था कि मैंने इंटरिम डिविडेंड पे किया, कितने का, वो भी 40,000 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड इंटरिम, कितने का, 40,000 का। दैट्स इट। उसके बाद उसने कहा था कि हमने एक ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व का, कितना, 32,000 का। यहाँ पे हम आएंगे और लिखेंगे ट्रांसफर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हम जब भी ट्रांसफर करते हैं तो कहाँ से पैसे माइनस करते हैं, रिटेन अर्निंग्स से। और हम ऐड कहाँ पे कर देंगे, जनरल रिजर्व के अंदर। दैट्स ऑल। हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कंप्लीट। प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, दो डिविडेंड्स हमने माइनस कर दिए, फिर हमने जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर को अकाउंट पे कर दिया।
अब देखा जाए तो ये वाला डिविडेंड हम नहीं लिख रहे, जो हमने एग्री किया था कि हम 6% का पे करेंगे, क्योंकि अभी हमने एग्री किया, हमने पे नहीं किया। इन सब के आगे हम टोटल्स भी लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे 1,26,000 ही आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये वाली ट्रांजेक्शन हुई है। इनको यूँ समझने की जो जितनी यहाँ पे यूँ ट्रांजेक्शन होती है ना, इन सबका टोटल हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे 43,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। और यहाँ पे नील अमाउंट आएगी, क्योंकि 32,000 ऐड हो रहा है, तो साथ ही 32,000 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगी, फुल दिया जीरो। कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी हुई है, आपने यहाँ से निकाल के पैसे यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे आप करना शुरू कर दोगे टोटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का टोटल यही है 800,000, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। हाँ, जनरल रिजर्व के अंदर आपने 32,000 ऐड कर दिए, तो या 32,000 ऐड कर दो, या आ जाएगा 1,10,000। और रिटेन अर्निंग्स से भी जो सारी टोटल कैलकुलेशन होंगी, जो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका 62,000, प्लस कर देंगे 1,26,000, माइनस कर देंगे 43,000, माइनस कर देंगे 40,000, और माइनस कर देंगे 32,000। टोटल आ गया 73,000। अब आपके पास दो तरीके हैं, आप यहाँ से भी टोटल करके ये टोटल निकाल सकते हो। आप यहाँ से भी टोटल करके ये टोटल निकाल सकते हो, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। हम दोनों तरीकों से करके देखेंगे, और पेपर में भी हमने दोनों से करना, ताकि कंफर्मेशन हो जाए। या मिसेक है, 73,000 में प्लस करेंगे 1,10,000, उसमें हम प्लस कर देंगे अपना 800,000। फिगर आ रहा है कितना, 983,000। ठीक है, अब हम ऊपर से कैलकुलेट करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लस 1,26,000, माइनस 43,000, माइनस 40,000, 9,83,000। दोनों तरफ से किया तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आएगा। यहाँ से भी करके देख लिया और यहाँ से भी करके देख लिया। ये हमारा मेन कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। अब हम इसको अगर अभी तक नहीं समझ आई, तो इस वीडियो को इधर दफा फिर से देख रहे हैं, समझ आ जाएगी। काफी 80% की समझ आ जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है, हम देखिए, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो हमने पढ़ा है, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि प्रॉपर पूरी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनानी, आपने उसका एक छोटा सा हिस्सा बनाना, और वो बताएगा शोइंग द इक्विटी एंड द रिजर्व सेक्शन ओनली। जैसे जो इक्विटी वाला सेक्शन है ना, रिजर्व वाला, सिर्फ वो आपने हमें दिखाना, उसके अलावा आपने हमें कोई सेक्शन नहीं दिखाना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको हमें पता है कि बनती है साल के एंड पे। इसका मतलब है कि साल के एंड के बैलेंसेस हमेशा इसके अंदर यूज होंगे, और साल के एंड के बैलेंसेस अभी आपने सारे कैलकुलेट किए 1 December 2023 के। ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, ये आपका वो है जनरल रिजर्व, या फिर रिटेन अर्निंग्स है। कोई नहीं, हम नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। हम लिखेंगे इक्विटी। सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब एक चीज़ है, ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने हमसे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करवाई प्रेफरेंस शेयर्स की, सिर्फ ऑर्डिनरी की करवाई है। लेकिन हमारे प्रेफरेंस शेयर्स एग्जिस्ट तो करते हैं, उसे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। तो जब हम इक्विटी का सेक्शन बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, तो हम सारे अपने शेयर्स लिखते हैं। यूजुअली दो ही होते हैं, आप अपने ऑर्डिनरी शेयर्स भी लिखते हो, और आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू भी लिखते हो। नंबर ऑफ शेयर्स की इनकी वैल्यू लिखते हैं, ये अमाउंट लिखते हैं। इसके बाद आएगा हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद हमारा सिंपली क्या आएगा, जनरल रिजर्व्स। सिंपली उसके बाद आएंगे हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट्स ऑल। ये चीज़ें आएंगी। उस बस हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड किया, उसके अलावा और कोई चीज़। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमने ऊपर कैलकुलेट की, साल के हम पे कितने, 800,000, पैसे के वैसे आ जाएंगे। अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऊपर जाके देखते हैं। 300,000 शेयर है, ये नंबर ऑफ शेयर है। नंबर ऑफ शेयर कितने, 3 लाख। रिडीमेबल प्रेफरेंस, रिडीमेबल को इग्नोर करते हुए बाद में पूछेगा हमसे। रेफरेंस शेयर्स ऑफ 0.50 शेयर ईच।
आपके 300,000 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 0.50। 5% को इधर हम अभी इग्नोर करेंगे तो 5% का मतलब है कि उनको डिविडेंड कितना फिक्स्ड मिलता है वो हम बाद में देखेंगे। इनकी वैल्यू आ जाती है 1,50,000। ठीक हो गया। यहाँ पे हम आएंगे, हम लिखेंगे प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000। उसके बाद हमारे जनरल रिजर्व साल के एंड पे आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं ये देखो 1,10,000 के। हम यहाँ पे लिखेंगे 1,10,000। तो हमारी डिटेल्ड अर्निंग साल के एंड पे कितनी आ रही है 73,000। यहाँ पे हम लिख देंगे 73,000। इन सारों को हम टोटल करेंगे और ये हमारा इक्विटी का सेक्शन बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। The company is considering expansion but needs to raise additional finance। मतलब एक्सपेंशन करना चाह रही है लेकिन ऑब्वियसली उसको और फाइनेंस की जरूरत है। They are considering either issuing ordinary shares या डिबेंचर्स। वो कह रहे हैं कि यार मजीद या तो ऑर्डिनरी शेयर इशू कर देते हैं या डिबेंचर्स इशू कर देते हैं जो कि लॉन्ग टर्म लोन होता है। अब वो पूछ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन अकाउंटिंग का सबसे इजी क्वेश्चन है कि ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करें या डिबेंचर्स इशू करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके कुछ पॉइंट्स हम आपने याद करने और ये 5 मार्क्स आपके फ्री के होंगे। 2 पॉइंट्स ऑर्डिनरी शेयर्स के लिखेंगे, 2 डिबेंचर्स के लिखेंगे, एंड पे कंक्लूजन दे देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि तो इसमें एक चीज़ है जो मैंने मार्केट से ऑब्जर्व की है तो मुझे समझ आई है, वो ये है कि मजीद चीज़ों को हमने ईजी कर लिया। इक्विटी सेक्शन में फॉर सम रीज़न हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होता। हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आता। तो सिंपली हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखेंगे, जनरल रिजर्व लिखेंगे, रिटेन अर्निंग्स लिखेंगे। यानी कि ये ऊपर तीन चीज़ें थी ना, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, ये ही तीनों हम यहाँ पे लिखते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा हम और कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे। अब हम इसके ऊपर आते हैं। ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि क्यों हमें डिवेंचर्स इशू करने चाहिए, क्यों हमें ऑर्डिनरी शेयर इशू करने चाहिए। सबसे पहले तो आप सिर्फ यही डिफरेंस बता दो कि यार डिबेंचर्स के ऊपर आपने एनुअल इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि ये लॉन्ग टाइप होता है। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर पे आपने डिविडेंड पे करना होता है और उसके साथ उसने लिखा हुआ मे बी पेड। अगर लॉसेस हुए तो नहीं पे करेंगे। इवन दो कभी कभी डायरेक्टर्स को बिजनेस को प्रॉफिट और डायरेक्टर्स डिसाइड करें कि यार डिविडेंड नहीं पे करना, सारे पैसे बिजनेस में री इन्वेस्ट करने, वो भी पॉसिबल होता है। उसके बाद ये है कि issuing debentures was like they are a liability, they are a loan, they must be repaid। लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं once आपने इशू कर दिए वो आपने कभी वापस नहीं करने होते, पैसे वो हमेशा आपके ही रहते हैं। उसके बाद if a company is wound up they are repaid before ordinary share। इस पॉइंट को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उसमें मान लीजिए जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना वो कंपनी के वोटिंग उनके पास राइट्स नहीं होते, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड नहीं करते, वो एक थर्ड पार्टी होते हैं। हालांकि जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं इनके पास बाकायदा वोटिंग राइट्स होते हैं। ये बाकायदा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उनको फायर करते हैं, इनके पास वो सारे राइट्स होते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि जो इनका इंटरेस्ट होता है ना वो फिक्स्ड होता है। ये वाला पॉइंट भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ये वाला भी। इसके बाद हम लिखेंगे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, इनका कोई मसला नहीं है कि इनको कम पे करना है, ज़्यादा पे करना है, लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, इनको इंटरेस्ट पे करना ही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड डिविडेंड आपके फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है प्रॉफिट लेवल्स पे, डिपेंड करता है डायरेक्टर्स के अपने डिसीजन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना पे करना है। इंटरेस्ट मस्ट बी पेड इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स हों या लॉस हो, इंटरेस्ट पे करना ही करना है। और जो इश्यूज में डायरेक्टर कैन डिसाइड कि कितना हमने डिविडेंड पे करना है। वैसे ये पॉइंट्स हमें जो मैंने बोले हैं ये याद करने की जरूरत है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं रिकमेंडेशन देंगे। फॉर एग्जांपल हम अपने क्वेश्चन में वापस अगर जाते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं debentures interest is fixed while ordinary shares dividend depends on profit levels and directors
दिस सॉल्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट आपने ये लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स डज नॉट हैव द वोटिंग राइट्स while the ordinary shares have voting rights। इसके बाद एक और पॉइंट है, वो भी बता देता हूँ। अगर बिजनेस फॉर एग्जांपल लिक्विडेट हो रहा था, बिजनेस दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो लोगों के पैसों की ना एक सीक्वेंस होता है कि यार पहले इसको पैसे पे करेंगे, फिर इसको पैसे पे करेंगे। सबसे पहले पैसे मिलते हैं, डिबेंचर होल्डर्स will receive their amount in case of bankruptcy before ordinary shareholders। इनको पहले पैसे मिलते हैं, और जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं इनको सबसे एंड में जाके पैसे मिलते हैं, अगर आपका बिजनेस बैंकरप्ट हो जाए। तो ये तीन पॉइंट्स आपने इस समय से लिखने, इसके बाद अपना जो भी डिसीजन दे देना, वो दे देना कि हमें ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करने चाहिए, क्योंकि वो हमने कभी भी पैसे वापस नहीं करने होते। डिपेंचर से एक ना एक दिन हमें लोन होता है, तो लोन की अमाउंट हमें वापस करनी ही होती है। नेम द सेक्शन हेडिंग इन कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वेयर डिबेंचर्स वुड बी इंक्लूडेड। तो ऑब्वियसली ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे। फिर इस तरह से हमारा ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बहुत आसान था, ये भी आसान था। ये भी आसान था, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन ये भी आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट ऐड किया, डिविडेंड दो माइनस किया, जनरल रिजल्ट में ट्रांसफर किया, दैट्स ऑल, कुछ ज्यादा नहीं हमने किया। तो दिस वाज इट।